नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी यूपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जेई का एग्जाम होने वाला है और राजस्थान जेई का एग्जाम भी होने वाला। तो ये क्वेश्चंस उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, हम लोगों ने 3 सेट कंप्लीट कर लिए थे, ये हमारा 4th सेट है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। When a round bar material with diameter of 37.5 mm, length 2.4 mm, young modulus of 110 गीगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे G की वैल्यू, E की वैल्यू गिवन है, ये E गिवन है, यंग मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस ऑफ 42 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको यहाँ पर G की वैल्यू गिवन है, G की वैल्यू आपकी कितनी है 42 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ई आपका 110 गिवन है। ये यूनिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। इट स्ट्रेस्ड फॉर 2.5 mm, इट्स बल्क मॉडुलस विल बी नियरली। आपको बल्क मॉडुलस मतलब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि के कितना होगा। तो आपको ई, जी और के में एक रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है आपका जी इक्वल टू ई 1:1 प्लस म्यू। तो म्यू यहाँ पे क्या है, पॉइजन रेशियो, ई क्या है आपका यंग मॉडुलस और जी क्या है आपका शेयर मॉडुलस। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, ई और जी की वैल्यू रख के आप म्यू फाइंड आउट कर लोगे। म्यू क्या होता है आपका पॉइजन रेशियो। आप हमें कमेंट सेक्शन में पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला करिएगा कि क्या होता है। अभी हम यहाँ पे म्यू निकाल लेंगे। ये जी आपकी है 42, ये इंटू 2 इधर आ जाएगा, इक्वल टू ई आपका 110 गिवन है और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू। तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 110 और ये हो जाएगा आपका 84 और -1 इधर आएगा तो ये -1। तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया आपका 0.309। आपने ये निकाल लिया पॉइजन रेशियो की वैल्यू। आपको निकालना है यहाँ पे था बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस के लिए अब एक और रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका बल्क मॉडुलस इक्वल टू ई क्या है यंग मॉडुलस 3 - 2 म्यू। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे और हमें राइट आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 110 डिवाइडेड बाई 3 1 - 2 इंटू 0.309। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा समथिंग 96.25 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जो इसके नियरेस्ट है वो आपका है हमारा बी। राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइज आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको 2 ये रिलेशन जरूर पता होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ये रिलेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी आप पॉइजन रेशियो क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करिएगा। A circular beam of 10 mm dia is subjected to shear force 30 kN. The maximum shear stress will be nearly। आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको यहाँ पे टाउ मैक्स बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे क्या है आपकी एक सर्कुलर बीम है। अब यहाँ पे एक सर्कुलर बीम है जिसकी डाया आपको गिवन है, डाया कितनी है इसकी 100 सर्कुलर बीम की, और शेयर फोर्स आपको 30 kN दे रखा है। तो इस केस में जो टाउ मैक्स हो जाएगा वो होता है आपका 4/3 टाउ एवरेज। और यहाँ पे टाउ एवरेज क्या होता है, ये होता है आपका शेयर फोर्स। शेयर फोर्स को वी से लिख रहे हैं, कैपिटल वी अपॉन एरिया। तो ये आपका सर्कुलर सेक्शन है, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा सर्कुलर बीम के लिए π/4 d²। अब इसमें आपको शेयर फोर्स क्वेश्चन में गिवन है, आपको डाया भी गिवन है, आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और आपको टाउ मैक्स मिल जाएगा। तो 4/3 वी हो गया आपका 30 kN। तो इसको हम न्यूटन में कर लेंगे और ये आपका π/4 × 100 स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 5.09 मेगा पास्कल। तो है राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वही हमारा सही है, 5.1 मेगा पास्कल। राइट, तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे ये सर्कुलर बीम के सेक्शन में 4/3 होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम शेयर होगा ये आपका होता है 4/3 एवरेज। और अगर रेक्टेंगुलर के केस में हम देखें तो रेक्टेंगुलर के केस में ये होता है आपका 3/2 टाउ एवरेज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A simply supported wooden beam 100 mm wide, 250 mm deep and 3 meter long is carrying a uniformly distributed load of 40 kilonewton per meter. The maximum shear stress will be. अब आपको यहाँ पे एक बीम दे रखी है, आपको यहाँ पे क्या मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताना है, तो यहाँ पे आपको कौन सी बीम दे रखी है, रेक्टेंगुलर बीम दे रखी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें ये क्या है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 40 किलो न्यूटन पर मीटर और इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको 3 मीटर लॉन्ग दे रखी है, जैसे कि आप क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 मीटर लॉन्ग है और 40 किलो न्यूटन का इस पर लोड लग रहा है। अगर आप इसका ड्रॉ करें क्रॉस सेक्शन तो ये आपका है रेक्टेंगुलर जिसका ये दे रखा वाइड है 100 mm वाइड है और डीप कितनी है 250 mm। तो हम देख लेंगे कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा एट सपोर्ट ए एंड बी पे होगा, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो शियर स्ट्रेस निकालने के लिए वही ये हो जाएगा आपका। पहले तो आप ये निकाल लीजिए जो मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे अगर होगा, जो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स विल बी अकर्स एट सपोर्ट, एट सपोर्ट पे होगा ये आप सबको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जो इसमें शेयर फोर्स आएगा वो सपोर्ट पे आएगा। तो ये ए एंड बी पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वी मैक्स क्या हो जाएगा आपका WL/2। अब आपको यहाँ पे W की वैल्यू रख देनी 40L/3 और ये आपने वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर ली और इसको ये आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। तो आपने वी मैक्स की वैल्यू निकाल ली और अभी हमने बताया था कि जो टाउ मैक्स होता है रेक्टेंगुलर बीम के लिए वो आपका होता है 3/2 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/2, वी आपका हो गया यहाँ पे 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन हो जाएगा और यहाँ पे एरिया आपका कितना है, एरिया आपका है यहाँ पे रेक्टेंगुलर के बीम के केस में एरिया आपको गिवन है ये 100 इंटू 250। तो आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 3.6 मेगा पास्कल। तो टाउ मैक्स आपने रेक्टेंगुलर के लिए निकाल लिया। तो यहाँ पे राइट आंसर आप देख सकते हैं क्या होगा, हेयर राइट ऑप्शन यहाँ पे है, जो ये डी हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे डी। आपको रेक्टेंगुलर सर्कुलर इस तरह के जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सिंपली सपोर्टेड एट एंड कैरीज द कंसंट्रेटेड लोड W एट मिड स्पैन। यहाँ पे आपको एक बीम दे रखी है जो कि सिंपली सपोर्टेड है और कंसंट्रेटेड लोड उस पर W दे रखा है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हो गई आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम जिसपे क्या है लोड जो लग रहा है वो W दे रखा है। और इफ द एंड ऑफ द बीम आर फिक्स्ड, अब बोला गया है जो इसका एंड है जो ये यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड था इसको हमने क्या कर दिया है फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद ओनली P लोड इज अप्लाइड एट मिड स्पैन। तो इसमें जो अब लोड लग रहा है यहाँ पे W था, यहाँ पे जो लोड हो गया ये हो गया P मिड स्पैन सच डेट द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर रिमेन्स द सेम। लेकिन जो डिफ्लेक्शन है वो सेम आ रहा है। तो आपको क्या बतानी है, द वैल्यू ऑफ लोड P विल बी, आपको लोड की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है आपका WL³ अपॉन 48 EI। और अगर यहाँ फिक्स की बात करें तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका 1/9, ये होता है आपका PL, यहाँ पे P ले रखा है तो PL³ अपॉन 192 EI। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 PL³ अपॉन 48 EI। आप इसको एज इट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया। अब इसको अगर इक्वल करेंगे तो इक्वल करने पे आपका क्या हो जाएगा, P किसके बराबर आ रहा है 4W के। अब इस बीम को इस बीम से अगर इक्वल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि P = 4W आ रहा है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ लोड बतानी थी तो ये आपका हो जाएगा 4W। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
As per IS 456:2000, the value of maximum compression strain in concrete in axial compression for limit state of collapse is। आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्रेशन जो स्ट्रेन होती है कंक्रीट में इन एक्सियल कंप्रेशन वो कितना होता है वैल्यू, तो आपको उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ये होती है आपकी 0.002। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एयर परमेबिलिटी टेस्ट का जो टेस्ट होता है किसके लिए यूज करते हैं, ये सीमेंट का टेस्ट होता है, जिससे हम क्या निकालते हैं, सीमेंट की फाइननेस। इससे हम सीमेंट की फाइननेस को निकालते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम, फाइननेस ऑफ सीमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ सीमेंट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। और सीमेंट जितनी ज़्यादा फाइन होती है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी होती है। तो जो फाइननेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, इसको ब्लेन अपरेटस से करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फ्लो नेट एनालिसिस इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको यहाँ पे फ्लो नेट एनालिसिस का यूज कहाँ करते हैं वो बताया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। टू डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स, टू डिटरमाइन डाउनवर्ड लिफ्ट प्रेशर एंड अबव हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, टू डिटरमाइन विस्कोसिटी फॉर गिवन बाउंड्रीज ऑफ फ्लो, टू डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। तो आपको पहला ही ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि जो फ्लो नेट एनालिसिस का हम लोग यूज करते हैं उसको हम क्या निकालने के, स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स को निकालने के लिए करते हैं। तो है राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कॉज फॉर सॉइल सैलिनिटी एंड सॉलिडिसिटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि नॉट, कौन सा ऐसा कॉज नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। इरिगेशन मिसमैनेजमेंट, ये तो कॉज होता है। पुअर लैंड लेवलिंग, ये भी होता है। यूज ऑफ हैवी मशीनरी रिजल्टिंग इन नो सॉइल कंपैक्शन, लीचिंग विदाउट एडवोकेट ड्रेनेज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कॉज फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा मेन कॉज नहीं है सॉइल सैलिनिटी का, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सी। हैवी मशीनरी का यूज करने के लिए या फिर सॉइल कॉम्पैक्शन का ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो उससे सॉइल में सैलिनिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया सी। और भी जो कॉजेज होते हैं यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, आप इसमें देख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो सॉइल सैलिनिटी और सॉलिडिटी आती है वो होती है इरिगेशन मिसमैनेजमेंट की वजह से, लीचिंग की वजह से, पुअर लैंड लेवलिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या फिर अक्यूमुलेशन ऑफ एयरबॉर्न एंड वाटरबॉर्न सॉल्ट इन सॉइल। तो उसकी सबकी वजह से सॉइल में सैलिनिटी और सॉलिडिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। द ट्रांजिशन रीजन बिटवीन अनसैचुरेटेड जोन एंड सैचुरेटेड जोन इज कॉल्ड। आपसे पूछा गया है जो ट्रांजिशन रीजन होता है अनसैचुरेटेड जोन से और सैचुरेटेड जोन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है, ये इसको बोलते हैं हम कैपिलरी फ्रिंज। यहाँ पे देख लेते हैं कैपिलरी फ्रिंज लिखा भी हुआ है। ट्रीटेड एज द बाउंड्री कंडीशन सेपरेटिंग द वाटर टेबल सैचुरेटेड जोन फ्रॉम अनसैचुरेटेड जोन। तो ये बाउंड्री होती है किसमें की, सैचुरेटेड जोन और अनसैचुरेटेड जोन के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी फ्रिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ लाइनिंग। यहाँ पे लाइनिंग पूछा गया है, तो ऑप्शन देखते हैं। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट द साइट और विद इन इजी रीच, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग चैनल, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर मेथड्स ऑफ लाइनिंग पूछे गए हैं यहाँ पे तीनों ही सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट भी देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं फ्लो की, तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट देखते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी सी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। और यहाँ पे कुछ और हमने मेथड्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होते हैं लाइनिंग के लिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेलोसिटी, मेंटेनेंस, क्लाइमेटिक कंडीशन, साइज ऑफ कैनाल, पोजीशन ऑफ कैनाल, इम्परवियसनेस। तो यहाँ पे हर तरीके की हम चीज़ों को देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे हम लाइनिंग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या कैसी लाइनिंग करनी है, किस टाइप की लाइनिंग करनी है। ये भी हमें वहाँ की जो इम्परवियसनेस होती है उसके हिसाब से उसको देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिए थे वो हो गए हमारे। तो आपको अगर हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।